अब सारा उल्टा सीधा अगर मैं देख ना मैं ते वो दरवाजा देख से चलिया अगर एक ही वो हुंदी ना एक छोटा बस तक शुरू होना कि क्या ये दरवाजा नहीं खोला मैं किसी कमरे से भी सब मैंने नहीं पता मुझे कौन था कौन जानता सी कि पढ़ के आया है अंकल ने वो उदों गल की थी मैंने पता चला सब बैल दिंदा रहा मैं दरवाजा नहीं खोला और स्टेशन ये भी बैल देंदा रहा इधर बैल होवे अगर चलो मैं नहीं सुनी उत्ते भी तो ओनी की सुनदी है ना उत्ते भी ओनी सुनदी है हां समीर ने बैल निकाला नहीं मैं बाहर जाके देख के आई सी भी समीर देन दिया या मैंने सुनी तो मैं क्यों ना देखो लाओ सर सर आवाज नहीं आ रही सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही कौन सा माइक ऑफ है आवाज नहीं आ रही अच्छा अब आ रही है आवाज आपको? माइक ऑफ है नहीं अब आवाज आ रही है? सर अब आ रही है अच्छा चल जी ठीक है बिल्कुल जी सर शुक्रिया शुक्रिया ओके अच्छा मैं ये बता बिल्कुल रहा था ठीक आ रही है जी सर आ रही है वो ठीक है अच्छा मैं ये बता रहा था कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स मैंने कल भी स्टार्ट किया था आज मैं उसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ वो ये कि सबसे पहली बात हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि फिजिक्स का वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है फिजिक्स का ड्राइव हुआ था ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है फोसिस से और ये इसका मतलब होता है नेचर ठीक है यानी कि कुदरत से ये लफ्ज कुदरत का मायनी है इस वर्ड का और इसको सबसे पहले अरिस्टोटल ने यूज किया था जो कि एक एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट था काइंडली अगर अब भी आवाज नहीं आ रही तो मुझे बता दें क्योंकि अब कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही खैर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे अच्छा डेफिनेशन ठीक है डेफिनेशन फिजिक्स की आपने काफी दफा पढ़ी हुई है वो ये है कि डेफिनेशन के स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरनल रिलेशनशिप ये उसकी डेफिनेशन है और इसके अलावा एफएससी की बुक में ना एक और डेफिनेशन भी पढ़ाई जाती है ये आप काइंडली तीर के निशान पे या कर्सर पे फोकस कीजिएगा कि फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स एम्फसाइज द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरियस मेजरेबल फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फिनोमिना ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स ठीक है तो मतलब ये कि इस डेफिनेशन में दो डेफिनेशन है एक तो बहुत सिंपल है जो हम 9th 10th में पढ़ा देते हैं वो ये है एफएससी
यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कि मैटर और एनर्जी और इनके दरमियानी ताल्लुक का जो इल्म है वो फिजिक्स है। एक और ये भी है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो इस बात पे जोर देती है कि हमने एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है। किसकी एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है? जो डिफरेंट नेचुरल फिनोमेनाज हैं और इसके अलावा जितने भी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं या कहीं पर भी एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर जो फोकस करने वाला सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स की फ्रंटियर्स मैंने कल भी डिस्कस की थी, मैं दोबारा से बता देता हूँ इनके बारे में। तो ये 3 फ्रंटियर्स हैं फिजिक्स की। एक तो एक्सट्रीमली स्मॉल वर्ल्ड है जिसमें हमने लेस देन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स इस ब्रांच में, इस कैटेगरी में आएंगी। आपको पता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स को पढ़ते हैं, और पार्टिकल्स में भी, पार्टिकल फिजिक्स में भी हम उन्हीं पार्टिकल्स को पढ़ते हैं जिनसे मैटर कंपोज हुआ है। और मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपको पता है कि वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे साइज के हैं, तो उन सब का साइज डेफिनेटली मॉलिक्यूल के साइज से कम है। अच्छा, इसके अलावा एक्सट्रीमली लार्ज वर्ड में मैंने आपको बताया था कि हमने लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना है जिनका साइज अर्थ के साइज से बड़ा होगा, जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी या फिजिकल एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं। तो डेफिनेटली उसमें हमने उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है जो सितारे सितारे जिनका मोस्टली का साइज हमारी अर्थ के साइज से बड़ा होता है। और मिडिल साइज वर्ड आपको पता है जिनका साइज मॉलिक्यूल के साइज से ज्यादा होगा और अर्थ के साइज से कम होगा। ठीक है ना। तो इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, और जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको पता है कि हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हमें इजीली नजर आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। खास तौर पे मोशन वगैरह में जो हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनका साइज अर्थ के साइज से कम और मॉलिक्यूल के साइज से ज्यादा होता है। तो इस तरह ये 3 फ्रंटियर्स हैं, ये एफएससी की बुक में बताई जाती हैं। अच्छा, इसके बाद है एक्साइटमेंट्स एंड सॉरी इसमें नजर मुझे नहीं आ रहा शायद। अच्छा, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है कि फिजिक्स को हम पढ़ाते क्यों है। ठीक है, एक्साइटमेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है। तो एक्साइटमेंट ये है कि अक्सर हम बच्चों को, खास तौर पर जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो हम उनको ये मोटिवेशन जरूर देते हैं कि फिजिक्स कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर लिख दी हैं, जैसे सपोज आपको पता है कि 1000 किलोमीटर से जो टेलीविजन की जो रेडिएशन जो हम तक आ रही हैं वो किस तरह आ रही हैं, वो सारी की सारी डेफिनेटली वेव्स के थ्रू आ रही हैं और उसको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। और ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है, ये आपको पता है कि कंप्यूटर की जितनी भी एडवांसमेंट है उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो फिजिक्स का है। टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट हेल्थ सेक्टर के अंदर है, एमआरआई का यूज हो गया, एक्सरेज का, सिटी स्कैन का, तो ये सारे के सारे फिजिक्स से ही रिलेटेड है। लेजर का आपको पता है कि बहुत ज्यादा यूज है, ये लेजर एक डेफिनेटली फिजिक्स की एक ब्रांच है। और खास तौर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स की जो एक्साइटिंग ब्रांच हो ये है कि एक्सप्लोरिंग द न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है कि एनर्जी सबसे बड़ा क्राइसिस है इस पूरी वर्ल्ड के लिए भी। तो एनर्जी के नए नए तरीके ढूंढना, एनर्जी हासिल करने के, वो सारे के सारे फिजिक्स से डील करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स टेक्नोलॉजी से अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में हम एक्साइटमेंट के लिए लोगों को ये बता सकते हैं, जैसे रॉकेट propulsion में न्यूटन्स लॉज का यूज है, एरोप्लेन जो जहाज उड़ते हैं उसमें बर्नौली इक्वेशन का यूज है, स्टीम इंजन में लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज है, सोनार का नाम आपने जरूर सुना होगा और पढ़ाया होगा। ठीक है, सोनार जो है उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जनरेटर की अगर बात करें तो उसमें फैराडे लॉ का यूज है। और इसी तरह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में आपको पता है कि कन्वर्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रेडियो टेलीविजन की वेव्स में जो फिजिक्स का यूज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज है, ऑप्टिकल माइक्रो फाइबर्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लेजर में लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस है, ये भी फिजिक्स है। और कंप्यूटर में डिजिटल लॉजिक्स का मतलब, ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन पे, इसमें सिर्फ आपको यही बताया जा रहा है कि आपने क्या, किस तरह से मोटिवेशन देनी है फिजिक्स के बारे में। तो ये कुछ छोटी सी एग्जांपल्स है, डेफिनेटली आपके पास इससे अच्छे आइडियाज भी होंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि स्टार्ट में हम इस तरह की बात करके ही इसको आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपने डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा। मैं भी इसको रिवाइज कर देता हूं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, या फिर वो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसकी टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी भी कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी आवाज ठीक है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। जी सर, आवाज आपकी आ रही है, हमें तो आ रही है सर। हाँ, मोस्टली लोग मुझे कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही। काइंडली आप अपना नेट कनेक्शन को जरूर देखें, तो शायद आपके यहाँ इशू होगा, मुझे तो आवाज, मैं तो ठीक डिलीवर कर रहा हूँ।
अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज की जो जी, सर, टाइप, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। टाइप्स की जो अगर बात करें ना, तो टाइप्स मैंने कल भी डिस्कस की थी। मैंने कल भी आपको ये बात बता दी थी लेक्चर के अंदर, जब मैं व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर दे रहा था, कि हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक मेजरमेंट के लिहाज से और दूसरा हम इसको डायरेक्शन के लिहाज से भी क्लासिफाई करते हैं इसकी टाइप्स को। अगर मेजरमेंट के लिहाज से देखें तो इसकी 3 टाइप्स हैं ना, ये कल भी बता दी थी। बेस, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं, दूसरा ड्राइव्ड है और तीसरा सप्लीमेंट्री है। बेस आपको पता है कि जो खुद किसी से मिलकर नहीं बनी होती है और उनसे मजीद क्वांटिटीज हम बना सकते हैं। ड्राइव्ड वो हैं सारी की सारी जो बेस क्वांटिटी से मिलके बनी होती हैं, और सप्लीमेंट्री वो हैं जो ना तो बेस में शामिल है ना ड्राइव्ड में शामिल है। इसके बारे में मैंने कल भी एक क्वेश्चन किया था, इसको मजीद मैं बता दूं कि सप्लीमेंट्री असल में वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका यूनिट्स तो होते हैं लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं है। तो अगर हम ड्राइव्ड में देखा जाए ना, तो ड्राइव्ड में जिसका यूनिट होगा उसकी डायमेंशन भी होगी, जिसका यूनिट नहीं होगा उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो, तो जब डायमेंशन नहीं है तो डेफिनेटली वो बेस वाली कैटेगरी में लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। और उनका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो इसलिए ये वाली क्वांटिटीज जो है ये बेस से हट जाती हैं और ये फिर किस में आ जाती हैं, सप्लीमेंट्री में। और ये दो ही, ये एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हम इसमें कंसीडर करते हैं, दो, एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। और अगर हम क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें डायरेक्शन के लिहाज से, तो इसमें जो डायरेक्शन है वो उसके लिहाज से इसकी 4 टाइप्स बनती हैं। ये भी कल मैंने आपको बता दी थी, ये स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स और फेजर्स, ठीक है। स्केलर्स वो होते हैं जिनका जस्ट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और इसके अलावा, अच्छा, स्केलर वो है जिसकी जस्ट मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर वो है जिसकी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है लेकिन सिंगल डायरेक्शन है। और टेंसर वो है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन एक से ज्यादा है, ठीक है। अगर डायरेक्शंस एक से ज्यादा हो जाएंगी तो फिर वो एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शंस को से रिप्रेजेंट होगा, तो वो टेंसर की कैटेगरी में चला जाएगा। और उसके बाद फेजर है। फेजर मैंने कल बताया था, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज एंगल का होना भी जरूरी है, ठीक है, उनको हम फेजर कहते हैं। तो ये मैं अभी इसके बारे में और बता देता हूं कि ये फेजर के बारे में आपको नीचे एक पैराग्राफ ऑरेंज कलर के बॉक्स में नजर आ रहा होगा कि रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड फेज एंगल फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। मतलब उसमें तीनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए और फेज एंगल भी चाहिए। और फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि जिनकी साइनोसाइडल वेरिएशन होती है टाइम के साथ, तो वो सारे के सारे फेजर्स क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, जैसे हमारे पास जितनी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, अगर आप उनकी इक्वेशंस को देखें तो उसमें एंगल को लाजमी डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो जिसमें हमें डिस्क्रिप्शन के लिए एंगल को डिस्क्राइब करना करे, जैसे वाइब्रेटरी मोशन हो गई, तो जब हमें एंगल को डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो वो एंगल वाली जो, जिसमें एंगल की डिस्क्रिप्शन लाजमी होगी, वो हमारे पास फेजर वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यूनिट के साथ साथ फेज एंगल जिसमें चाहिए होगा वो फेजर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो एक और टाइप मैं आपको बता देता हूं, टेंसर। टेंसर के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि टेंसर असल में जर्नलाइज्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और टेंसर्स की जो मैग्नीट्यूड है और होगी और डायरेक्शंस मोर देन वन होंगी, ठीक है, मोर देन वन डायरेक्शंस होंगी एट अ पॉइंट, तो वो फिर टेंसर होगा। और इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे है, ये एक टेंसर है, और स्ट्रेस भी एक टेंसर है, इनका रैंक 2 है। ये 2015 का जब पीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये एमसीक्यूज आया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जो टेंसर है तो किस रैंक का टेंसर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेंसर का जो रैंक है वो 2 है, ठीक है। ये मैं दोबारा बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो टेंसर का रैंक है वो 2 है। इस तरह स्ट्रेस का भी जो टेंसर का रैंक है वो 2 है। तो इंशाल्लाह जब हम इसको टेंसर को पढ़ेंगे ना मजीद, जब मैथमेटिकल मेथड्स में जाके, तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वाली स्लाइड पे, सॉरी अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है, मुझे आवाज आ रही है? सर एक क्वेश्चन है। जी जी। अल्टरनेटिंग करंट है, उसका करंट होता है, उसका यूनिट होता है एम्पेयर, बेसिक बेस उसके अंदर आएगा बेस क्वांटिटीज में। हाँ जी, ठीक है। जबकि एसी करंट है वो एज हम उसको फेजर, उसकी हाँ फेजर जी, इक्वेशन ठीक है, बन सकती है, I ठीक है। इक्वल टू I नेट्स मेन मेगा टी प्लस 5। तो हम इसको किस तरह कहेंगे कि बेस यूनिट है बस, मैं आपको बट बताता फेजर हूँ। भी जैसे। जी जी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया। आपका क्वेश्चन ये है कि जब हम डायरेक्ट करंट की बात करेंगे डेफिनेटली उसका यूनिट एम्पेयर है, वो बेस क्वांटिटीज में आ जाएगा। जब एसी की बात करते हैं तो वो फेजर में चला जाता है। मैं आपको इसको ये बताता हूँ, असल में मेजरमेंट, जब आपने इसको फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासीफाई करना है मेजरमेंट के लिहाज से,
ठीक है, जब फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करना है मेजरमेंट के लिहाज से, तब आपके पास करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेस क्वांटिटी है, ठीक है, वो ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री में नहीं है। मतलब ये कि जब उसको मेजरमेंट के लिहाज से क्लासिफाई करोगे तो फिर आप इन तीनों में उसको ढूंढोगे, बेस में, ड्राइव में या सप्लीमेंट्री में। लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन से हटके मेजरमेंट की बजाय आप आ जाते हो डायरेक्शन वाली क्लासिफिकेशन में, फिर आपने ये वाली क्लासिफिकेशन मेजरमेंट वाली छोड़ देनी है, फिर आपने जस्ट डायरेक्शन वाली क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। तो डायरेक्शन वाली क्लासिफिकेशन में जो डीसी करंट है वो तो स्केलर में आ जाएगा, उसकी तो साइनोसाइडल वेरिएशन नहीं है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है या अल्टरनेटिंग कोई और क्वांटिटी है तो वो फेजर में आएगा। मतलब ये कि आपने ये देखना है कि आप उसको क्लासिफाई किस लिहाज से आपसे पूछा जा रहा है। तो एक मेजरमेंट के लिहाज से क्लासिफिकेशन अलग है और डायरेक्शन के लिहाज से अलग है, इन दोनों को आप मिक्स अप नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को फॉलो कर गए होंगे। तो अगर आपकी क्लासिफिकेशन डायरेक्शन के लिहाज से आपसे पूछा जा रहा है तो फिर तो आप एसी को फेजर में ले लोगे और डीसी करंट को स्केलर में ले लोगे। लेकिन अगर मेजरमेंट के लिहाज से कहा जाएगा तो फिर चाहे एसी हो या डीसी हो, वो दोनों बेस क्वांटिटीज में आ जाएगा। थैंक यू। अच्छा, इस पेज पे मैंने बता दिया कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज को, उसके टाइप्स को, और उसमें चूंकि बाकी तो चीजें आपको आती होंगी तो मैंने दो जो जनरल वर्ड्स हैं फेजर और टेंसर, उनके बारे में भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने कल थोड़ी सी बात कर ली थी। तो रिप्रेजेंटेशन में ये है कि रिप्रेजेंटेशन में ये है कि जैसे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो चीजों का मल्टीपल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन यू, ठीक है। एन क्या है इसमें, ये एन न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू उसका यूनिट है। और हमेशा जो भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है ना, अगर आप उसका यूनिट चेंज कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। अगर यूनिट बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, इसलिए यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए पहले वाला यूनिट और पहले वाली न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट और बाद वाला यूनिट और बाद वाली न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। इसके बाद यूनिट जो है अगर आप चेंज करते हैं तो उससे न्यूमेरिकल वैल्यू लाजमी चेंज होगी। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू की मैंने कल भी एग्जांपल दी थी। जैसे आपके पास स्मॉल जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अगर आप इसी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देते हैं फुट पर सेकंड स्क्वायर में, मतलब मीटर की जगह पे फुट लेके आते हैं, तो ये वैल्यू 32 हो जाएगी। मतलब आपने मीटर एक बड़ा यूनिट था, आपने मीटर से छोटे यूनिट मतलब फुट की तरफ चले गए हैं। तो जब आप बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, आपने यूनिट को छोटा कर दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 से 32 पे चली गई, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। जब आप यूनिट को कम करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल जो होता है फिजिकल क्वांटिटी में, ये भी मैंने कल बता दिया था। तो ये रूल ये होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज जो ऐड हो रही हैं उनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम होने चाहिए। कल मैंने एक और बात भी की थी, मैंने कहा नेचर भी सेम होना जरूरी है। मतलब ये कि अगर आप ऐड कर रहे हैं, एक वेक्टर है और एक स्केलर है, तो उनके यूनिट्स और डायमेंशंस जो हैं वो आपको लग रहे हैं कि वो सेम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं वर्क और टॉर्क की। वर्क जो है उसका यूनिट आपको पता है कि वो जूल है, या टॉर्क का यूनिट भी हम न्यूटन मीटर लिख देते हैं, वो भी जूल बन सकता है। अब इसमें यह है कि क्या हम वर्क की वैल्यू को टॉर्क की वैल्यू में ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉर्क और वर्क की नेचर सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उनकी नेचर का सेम होना जरूरी है। तो हमेशा वही क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम होंगे, ठीक है। जैसे ए और बी अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो ए और बी के यूनिट सेम होने चाहिए, और इस तरह सी माइनस डी है तो सी और डी के भी यूनिट सेम होने चाहिए। मतलब ए बी सी डी जो चारों हैं इनके सब के यूनिट्स और डायमेंशंस आपस में सेम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है। आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हो जिनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम नहीं भी, आप उनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मोमेंटम की, काइंडली माइक ऑफ कर दें काइंडली। शायद साहब मुझे लगता है आपका माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर दें अपना। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये बात जरूरी नहीं है कि आपका जो है यूनिट जो है वो सेम हो या डायमेंशन सेम हो। जैसे आपके पास प्रेशर है, प्रेशर में हम फोर्स पर यूनिट एरिया करते हैं ना, फोर्स के यूनिट और है, एरिया के और हैं, तो वो दोनों आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं। और इसी तरह अगर मोमेंटम की एग्जांपल दें तो उसमें मैस और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही है कि मैस का यूनिट और है और वेलोसिटी का और है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा नहीं है कि आपके पास सेम यूनिट्स और डायमेंशंस हों, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये रूल है कि यूनिट्स और डायमेंशंस और नेचर का सेम होना जरूरी है।
तो ये छोटे से मैंने थोड़े से रूल आपको बताए थे फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन के, और कौन सी क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं और कौन सी आपस में सब्ट्रैक्ट या माइनस हो सकती हैं। ये लुकमान साहब जी जी काइंडली रिक्वेस्ट है जरा इस वाला थोड़ा रिवाइज कर दें। मैं अच्छा चले मैं कर देता हूँ। वैसे मैं आपको सर मैं आपको वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ, ये वीडियो इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा, तो अगर कोई कंफ्यूजन किसी को रह जाए तो वो दोबारा भी उसमें सुन सकता है। तो इसमें हाँ इस पेज में जस्ट मैंने ना रिप्रेजेंटेशन। सर एक बात पूछनी थी। जी जी पूछें। सर ये पूछना था, अगर यूनिट सेम हो तो उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, या डिफरेंट को ही बस मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड नहीं कर नहीं सकते सेम हैं? वालों को मल्टीप्लाई कर, जैसे एरिया है, एरिया में क्या करते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब दो सेम यूनिट्स वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो मैं यानी कि ये बता रहा हूँ कि कब मुमकिन नहीं है वो बात कर रहा था, ठीक है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट यूनिट्स और डायमेंशंस वालों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा इस पेज पे मैंने जो शायद सब कह रहे थे मैं रिवाइज कर देता हूँ बात, कि इस पेज पे जस्ट मैं ये बता रहा था कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें लाजमी होती हैं, चाहे किसी भी टाइप की हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते हैं तो यूनिट कम हो जाएगा, यूनिट को बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही मैंने एक एग्जांपल दी थी यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू की। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर आप इसके यूनिट को मीटर से चेंज करके फुट की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि यूनिट को छोटे यूनिट की तरफ लेके जा रहे हैं, मीटर बड़ा यूनिट है और फुट छोटा होता है यूनिट, तो मीटर से अगर फुट की तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा कि आपका जो यूनिट है वो कम हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखें 9.8 से 32 पे चली गई है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था। और आखिर मैंने ये बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स के, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके यूनिट्स और डायमेंशंस और नेचर सेम होंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसी कोई शर्त नहीं है, उसमें चाहे उनके यूनिट डायमेंशन सेम है या नहीं सेम, तब भी वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। थैंक यू। मैं जी जी लुकमान भाई जी जी सुन रहा हूँ। पूछना ये था कि जब नेचर को डिस्कस करेंगे तो उसमें सिर्फ यही देखना है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, या वो स्केलर या वेक्टर है। हाँ मतलब ये कि नेचर ये है कि ये जरूर पता हो कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, क्योंकि जैसे वेक्टर जो है वो स्केलर में हम ऐड नहीं कर सकते, कम से कम ये डिफरेंस जो है ये तो मुझे कंफर्म है कि वेक्टर स्केलर का डिफरेंस लाजमी होना चाहिए। तो मजीद मैं भी इसको देख लूंगा फिर मैं आपको गाइड करूंगा। अभी तक मुझे इतना ये कंफर्म है कि वेक्टर स्केलर का डिफरेंस जो है ये नेचर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है सर। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट मैं ये बता रहा था कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने किसी भी, अगर आपसे कोई ये भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि मेजरमेंट की डेफिनेशन बता दें, कैसे क्या मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट बड़ी सिंपल सी चीज है कि हमें क्या करना है, हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो उसके स्टैंडर्ड के साथ कंपेरिजन होता है ना, वो मेजरमेंट होती है, ठीक है। जैसे आमतौर पे आप कपड़ा लेने जाते हैं किसी शॉप से, तो आपको पता है कि उसके पास एक स्टैंडर्ड मीटर है, उसके साथ वो कंपेयर करके उसकी लंबाई हम नाप लेते हैं। अच्छा ये मैंने मेजरमेंट में मैंने ना कुछ आपको यूनिट्स के सिस्टम्स बता दिए। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज करते हैं। हम यूज करते हैं एसआई सिस्टम होता है, एक जो सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे कहते हैं एमकेएस, एक होता है एमकेएसए और एक होता है एमकेएसक्यू, एक एफपीएस है और एक सीजीएस है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको शो हो रहे हैं। एसआई सिस्टम से तो हर कोई बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, ये हमारी बुक्स में बहुत ज्यादा बताया हुआ है। तो एसआई सिस्टम में आपको पता है कि ये 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं और उनके यूनिट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं क्वांटिटीज के साथ। लेकिन जो एमकेएस है ना, ये बना ही इस तरह से, एम से बनता है मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, मतलब इसमें 3 बेस क्वांटिटीज हैं। तो ये मुकम्मल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं था, ये एसआई से पहले होता था। इस तरह एमकेएसए जो है इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पेयर है। तो इसमें भी 4 हैं लेकिन बाकी 3 इसमें शामिल नहीं है। और एमकेएसक्यू में ये है कि इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड और चार्ज जो है ना, क्यू जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर कॉलम उसका यूनिट होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम करंट जो है, मैं दोबारा से ये क्वेश्चन मेरा सुनिएगा काइंडली, करंट जो है वो करंट फ्लो करता है चार्ज की वजह से। तो डेफिनेटली करंट को एक बेस क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि सॉरी मैं दोबारा से बात क्वेश्चन रिवाइज करता हूं, पहले कंफ्यूज हो गया मैं। क्वेश्चन ये है कि करंट फ्लो करता है चार्ज की वजह से, तो डेफिनेटली करंट की वजह चार्ज है, तो चार्ज को बेस होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे सिस्टम में करंट को बेस ले लेते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, मैं चाहता हूं कोई ना कोई मुझे माइक ऑन करके इसका जवाब दे कि हम चार्ज की बजाय करंट को बेस क्यों ले रहे हैं, हालांकि करंट फ्लो चार्ज की वजह से करता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एफपीएस सिस्टम में 3 है, फुट, पाउंड और सेक। जी जी बोलिए।
ये चार्ज की डायरेक्शन के साथ होता है ना, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो चार्ज की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है ना, इसलिए उसे हम बेस क्वांटिटी में नहीं लेते। नहीं देखें, डायरेक्शन तो हम करंट की भी नहीं लेते। करंट भी हम कहते हैं कि ये डायरेक्शनल नहीं है क्वांटिटी, ये स्केलर है। तो इसका जवाब जो मैं जो समझता हूँ ना, मैंने जो एक जगह पढ़ा हुआ है वो ये है कि जो करंट है ना वो मेजरमेंट करना बहुत आसान है करंट को, ठीक है, क्योंकि करंट आप सिंपली किसी भी एम्पेयर मीटर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन चार्ज की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने कोई ऐसी इतनी सिंपल डिवाइस का नाम नहीं सुना होगा। तो करंट की मेजरमेंट बहुत आसान है, इसलिए करंट की मदद से हम अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चार्ज, अगर चार्ज फाइंड करके करंट फाइंड करें तो वो वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है हमारे लिए। तो करंट की चूंकि मेजरमेंट आसान है तो इसलिए हम करंट को बेस ले लेते हैं, और चार्ज की मेजरमेंट बहुत मुश्किल काम है, टफ टास्क है, उसके लिए कोई इतनी इजीली डिवाइस हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए चार्ज को हम ड्राइव्ड यूनिट्स में ले जाते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास इसका और इससे बेटर आंसर हो तो मुझे जरूर बताए, लेकिन मेरा इसके बारे में ये ख्याल था और मैंने एक जगह पे इसे पढ़ा भी था इससे, ठीक है। अच्छा, एफपीएस सिस्टम के बारे में बता रहा था। एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट चेंज कर देते हैं हम, इसमें कर देते हैं फुट कर देते हैं मीटर की जगह पे, मैस का यूनिट पाउंड कर देते हैं और टाइम का यूनिट सेकंड कर देते हैं, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट है वो सेंटीमीटर है और मैस का ग्राम है और टाइम का सेकंड है। तो ये जो हमारे पास स्लाइड है ना, ये हमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बता रही है। अक्सर ऐसे एमसीक्यूज होते हैं, उसमें ये नहीं कहा जाता कि आप ऐसे करो कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, नहीं, वो कह देते हैं एक वैल्यू दी हुई है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में और कह देते हैं इसको सीजीएस में रिप्रेजेंट करें। तो जब वो एसआई से सीजीएस में जाना तो आपको ये बात खुद बहुत समझनी होगी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, किलोग्राम को ग्राम में करना है और सेकंड तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। ये बस इस टेबल पे जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उनके बारे में हम बता रहे हैं। काइंडली मुझे कोई कह रहा था कि आवाज आ रही है, तो अगर कोई है, किसी को कोई इशू? तो मैं इसको ना लैपटॉप से यूज कर रहा हूँ, किसको आवाज नहीं आ रही मुझे बता दे। अच्छा, मोहम्मद आसिफ साहब आपने हैंड रेज किया, काइंडली आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ लें, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे अभी कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? काइंडली बताइएगा। सर मुझे आ रही है सर आपकी, क्लियर आ रही है सर आपकी आवाज, तो बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। अच्छा सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आ रही, लेकिन कुछ की प्रॉब्लम है। हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही ना, डेफिनेटली वो मसला उनके पास होगा, मेरे पास वो इशू नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास आवाज का कोई इशू होता, मेरा माइक ठीक ना होता या मेरे पास नेट के सिग्नल का कोई इशू होता तो मेरी आवाज सबको ही ना जाती। तो काइंडली वो अपना इशू रिजॉल्व जरूर करें। मेरे पास मुझे लग रहा है कि इशू होगा। हाँ जी, नेट का इशू होगा उनका। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये इस पेज पे मतलब मैंने यही बताया कि सिंपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता दिए 6 किस्म के। वो काइंडली अब मैं उनको जब भेज दूंगा आपको वीडियो या पीडीएफ फाइल, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना मैं इनको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ। लेंथ का यूनिट मीटर है, और मीटर असल में क्या है? मीटर 1/299792458 सेकंड्स में जो लाइट जो वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 1 मीटर है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। इनसे वैसे सच कोई एमसीक्यूज तो नहीं आते इनसे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। 1 किलोग्राम असल में प्लाटिनियम रेडियम का एक सिलेंडर होता है जो कि फ्रांस के एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है। उसका जितना मैस है उतना ही मैस हमने 1 किलोग्राम रखा हुआ है, ठीक है। और टाइम का जो मेजरमेंट है, टाइम असल में सीजियम 133 एटम्स की जो एटॉमिक वाइब्रेशंस का जो टाइम है ना, वहां से काउंट करते हैं। तो ये 9192631770 पीरियड्स का जो टाइम होता है वो 1 सेकंड होता है। किसका? सीजियम एटम का। इस तरह की चीज पूछी जा सकती है कि टाइम का यूनिट किसको फॉलो करके बनाया गया या किसके ऊपर बेस करता है। तो ये सीजियम 133 एटम्स की वाइब्रेशंस के ऊपर बेस करता है, उसकी वाइब्रेशंस के पीरियड के। अच्छा, करंट की जो अक्सर डेफिनेशन हम जो करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि एक कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकंड में फ्लो करे तो हम कहते हैं करंट 1 एम्पेयर हो जाएगा ना।
लेकिन कॉलम चूंकि ड्राइव्ड यूनिट हो जाता है तो उसको ड्राइव्ड की मदद से डिफाइन करना ज्यादा मुनासिब नहीं है। तो करंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो असल में ये है कि ये 1 एम्पेयर करंट जो होता है ये 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हों, इनफाइनाइट लेंथ के हों, यानी कि बहुत ज्यादा लेंथ हो, बिल्कुल बारीक हो, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन हो उनका, उनके दरमियान बिल्कुल वैक्यूम हो और 1 मीटर अपार्ट हो। तो उनके दरमियान अगर फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ हो तो फिर वो जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पेयर होगा। आपको पता है कि दो कंडक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर हों और उनमें से करंट फ्लो कर रहा हो तो वो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स हो सकती है। अगर पैरेलल करंट्स हो कंडक्टर के दरमियान तो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, एंटी पैरेलल करंट्स हो तो फिर रिपल्शन की फोर्स होती है। ये एफएससी की बुक में सेकंड ईयर में ये लिखा हुआ है एक साइड बॉक्स में, तो उसी से ही ये डेफिनेशन बनाई हुई है कि अगर इतनी कितनी फोर्स की वैल्यू इतनी हो, 1 मीटर का डिस्टेंस हो, तो फिर दोनों में करंट जो है वो 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, टेम्परेचर का जो यूनिट हम 1 केल्विन कहते हैं, 1 केल्विन असल में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 पार्ट होता है। ठीक है, आपको पता है कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट, जहां पर वाटर तीनों फेजेस में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हालतों में होता है। तो उस टेम्परेचर का 1/273 पार्ट जो होगा वो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होगा। अच्छा, मोल, तो 1 मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, ये वो उसमें उतने ही पार्टिकल्स होने चाहिए 1 मोल में जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने पार्टिकल्स होते हैं, उतने पार्टिकल्स 1 मोल में होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी। ये ऐसा एमसीक्यूज के हवाले से हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो मैंने ये तकरीबन 6 आपको बता दी हैं। अच्छा, इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट रह गया था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है ना वो कैंडेला है। अच्छा, तो कैंडेला क्या है? कैंडेला बेटा, सॉरी एस्पायरेंट्स या डियर कैंडिडेट्स, कैंडेला ये है कि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है किसी सोर्स से जो इमिट होगी, उस सोर्स की जो रोशनी है ना वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी 540 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 हर्ट्ज हो। ठीक है, और अगर उसकी रेडियंट इंटेंसिटी 1/683 वाट है एक स्टे रेडियन सॉलिड एंगल में। मतलब ये भी एक तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आप समझते होंगे कि सॉलिड एंगल क्या है, ये भी डिफाइन भी हम करने वाले हैं। तो सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल बनता है, जैसे स्फीयर में कोई एंगल बन रहा हो। तो एक स्टे रेडियन एंगल में, ठीक है, कोई ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 हर्ट्ज है, अगर उसकी जो पावर है वो 1/683 वाट हो, तो एक स्टे रेडियन में जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो 1 कैंडेला के इक्वल होगी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की मेजरमेंट में या 1 कैंडेला की डेफिनेशन में जो हमने वैल्यू बताई है फ्रीक्वेंसी की, वो वैल्यू बताई है 540 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 हर्ट्ज। तो सवाल ये है कि ये वैल्यू एक इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही क्यों हम 1 कैंडेला की डेफिनेशन बना रहे हैं? किसी और विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ऊपर हमने 1 कैंडेला की डेफिनेशन क्यों नहीं बनाई? ठीक है, तो ये मुझे काइंडली अगर कोई मुझे एक्सप्लेन करे तो मुझे अच्छी डिस्कशन हो सकती है इसके ऊपर। अच्छा, चलें, खैर मैं इसको बताता हूँ, आप सोचिए कि इसके बारे में। रेडियन क्या है? 1 रेडियन, आपको पता है कि रेडियन एंगल प्लेन एंगल होता है जो सर्कल में बनता है। तो किसी भी सर्कल की एक ऐसी आर्क, ठीक है, जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी, तो वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है 1 रेडियन है। मतलब ऐसी आर्क जिसकी लेंथ खुद की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी, वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो 1 रेडियन है। और ये जो रेडियन वाला एंगल फाइंड करने का जो फार्मूला, ये थीटा इज इक्वल टू S/R होता है। S इसमें को क्या होता है? S होता है आर्क लेंथ, मतलब आर्क लेंथ जो है वो S है इसमें। ठीक है, अच्छा, इस तरह स्टे रेडियन, स्टे रेडियन क्या है? स्टे रेडियन सॉलिड एंगल है। 1 स्टे रेडियन वो एंगल होता है जो कोई भी स्फीयर का वो एरिया जो स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल है, तो वो स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको हम 1 स्टे रेडियन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ऐसा एरिया जिसकी वैल्यू r स्क्वायर के इक्वल है, तो वो सेंटर ऑफ स्फीयर पे जो एंगल बना रहा है वो 1 स्टे रेडियन है। ठीक है, अच्छा, स्टे रेडियन फाइंड करने के लिए एंगल का जो उसका फार्मूला, ये अक्सर एफएससी की बुक में वैसे नहीं दिया हुआ, तो ये काइंडली आप जरूर माइंड में रखिएगा। इसका फार्मूला होता है, इसको एक तो स्टे रेडियन या सॉलिड एंगल के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं ना, वो इस तरह ओमेगा सिंबल होता है। प्लेन एंगल के लिए सिंबल जो यूज कर रहे हैं वो थीटा है, सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा यूज करते हैं। और सॉलिड एंगल का जो फार्मूला है वो A/R स्क्वायर है। कितना है? A/R स्क्वायर। मतलब कोई भी आपको एरिया दे दिया जाए, उस एरिया को आप उस वाले स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर जो है वो सॉलिड एंगल उतने स्टे रेडियन में आ जाएगा।
अच्छा, इसके अलावा अगर आपको स्टे रेडियन को कन्वर्ट करना हो, एक पूरे जो होता है स्फेयर का जो स्टे रेडियन एंगल होता है वो 4 पाई स्टे रेडियन होता है। अगर आपको स्टे रेडियन एंगल को डिग्री स्केयर में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 180 ओवर पाई स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर स्टे रेडियन को डिग्री स्केयर में कन्वर्ट करना हो तो 180 ओवर पाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको फ्रैक्शन निकालनी हो, ठीक है, एक स्टे रेडियन जितना एरिया कवर कर रहा है उसकी फ्रैक्शन निकालनी हो तो एक स्टे रेडियन जो एरिया कवर करता है वो आर स्क्वायर है और पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो 1/4 पाई आपके पास वो फ्रैक्शन ऑफ एरिया आ जाएगा जो एक स्टे रेडियन कवर कर रहा है। और एक स्टे रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है उसको भी आप 180 ओवर पाई होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें थी जो मैंने बताई हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि ये यही वैल्यू फ्रीक्वेंसी की क्यों यूज करते हैं वन कैंडेला को डिफाइन करने के लिए। तो कैंडी अगर किसी के माइंड में ये मापदंड है जो मोनोक्रोमेटिक। हाँ जी, हाँ जी, मोनोक्रोमेटिक का मतलब जो सिंगल वेवलेंथ है, सिंगल वेवलेंथ जी जी, ठीक ठीक है, हाँ ठीक है। आपने यानी कि इन्होंने ये जवाब दिया कि ये मोनोक्रोमेटिक है और मोनो, जी जी मैंने सुना है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये जवाब दिया। आपको आवाज आ रही है मेरी शायद साहब? नहीं आ रही? मेरी आवाज वैसे ठीक डिलीवर हो रही है, वहां पर आपके पास शायद कोई सिग्नल का इशू होगा। अच्छा, मैं ये बताना चाहता कि असल में रीजन ये है, इसके बिहाइंड जो रीजन है ना, वो रीजन ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रीन, हाँ ग्रीन लाइट के करीब करीब होती है। कहाँ किधर लाई करती है? ग्रीन लाइट के करीब करीब लाई करती है। तो ग्रीन लाइट जो होता है ना वो हमारी आंखों के लिए मोस्ट सेंसिटिव लाइट कंसीडर की जाती है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन आई के लिए मोस्ट सेंसिटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इसलिए वन कैंडेला की जो डेफिनेशन है ये उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है जो ह्यूमन आई के लिए मोस्ट सेंसिटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो हमें सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आती है, ये वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको इसकी एक पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा और वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। तो आपको ये जो बातें, अगर आवाज की वजह से कोई मसला पेश आए तो आप वीडियो में और पीडीएफ फाइल में वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं। एक तो हमारे पास यूनिट्स हमने सारे के सारे पहले पढ़ लिए हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट है फेम्टोमीटर, ठीक है, आपको ये जरूर सुना होगा, इसको फर्मी भी कहते हैं। एक ये 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। एक्सरे यूनिट जो है ये 10⁻⁻13 मीटर के इक्वल होता है। और जो ऑनस्ट्रॉम है ये भी एक लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट है, ये 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। माइक्रोन एक लफ्ज यूज होता है एक्सेल लिटरेचर में। माइक्रोन असल में 1 माइक्रोमीटर ही होता है, ये 10⁻⁻6 मीटर है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी अक्सर यूज करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉम, काइंडली माइक को ऑफ करें ताकि मुझे आवाज में इशू आ रहा है या कुछ पूछना है आपने? अच्छा खैर, मैं ये बताना चाह रहा था, मोहम्मद बिलाल साहब माइक को काइंडली ऑफ कीजिएगा। अच्छा, मैं ये बताना चाहता कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ना, ये डिस्टेंस होता है हमारे और सन के दरमियान, ठीक है। और उसको, उसकी वैल्यू, उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और ये वैल्यू 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर के इक्वल है। और 1 लाइट ईयर जो है ये आपको पता है कि ये वो रास्ता होता है जो रोशनी एक साल में कवर करती है। ये 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर के इक्वल है। 1 पार्सेक या 1 पीसी भी एक डिस्टेंस का यूनिट है जो कि 3.26 लाइट ईयर के इक्वल है। और इसके अलावा आपको पता है कि 1 माइल जो होता है वो 1.6 किलोमीटर होता है। और 1 यार्ड 3 फीट के इक्वल होता है। और 1 फुट 12 इंचेस के, और 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मीटिंग का टाइम एंड हो गया है, तो काइंडली मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ ये मीटिंग एंड करके, तो फिर हम उसको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। काइंडली आप ऑनलाइन रहिएगा, मैं अभी दोबारा से एक और लिंक भेज रहा हूँ, उससे हम मीटिंग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं।